हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम दोस्तों उत्तराखंड के अगस्त माह के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले देखिए, आप लोगों को पता है कि भले यूके ट्रिपल एससी हो या यूके पीएससी हो, उत्तराखंड के करंट अफेयर्स से हर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछता है। तो उसी के रिगार्डिंग दोस्तों आज का हमारा वीडियो है, जो कि है अगस्त माह करंट अफेयर्स पार्ट 1, जिसमें हम 25 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। और जो अगस्त माह का दूसरा पार्ट आएगा हमारा उत्तराखंड करंट अफेयर्स का, वो 2 से 3 दिन में अपलोड कर दिया जाएगा। अगर दोस्तों आपने इससे पहले मंथ्स के करंट अफेयर्स के वीडियोस नहीं देखे हैं, तो आप हमारी चैनल पर प्लेलिस्ट पर जाकर उत्तराखंड करंट अफेयर्स का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे जरूर देख लें। वहां से आपको बहुत सारे प्रश्न क्लियर होंगे दोस्तों। साथ ही साथ आपको करंट भी क्लियर होगा और कुछ स्टैटिक जीके वाला पोर्शन भी आपका करंट अफेयर्स की वीडियो से क्लियर हो जाता है। अभी हाल ही में यूके ट्रिपल एससी ने वैयक्तिक सहायक का एग्जाम कराया था, तो आप लोगों को पता है कि हर शिफ्ट में वहां से 2 से 3 प्रश्न उत्तराखंड करंट अफेयर के पूछे गए थे। तो आगे आने वाले एग्जाम्स में भी उत्तराखंड करंट अफेयर्स एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रख सकता है दोस्तों। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं, तो आप उनको कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद आप अगस्त माह का ये पार्ट 1 देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। इसी के साथ साथ दोस्तों हमने उत्तराखंड की अपनी एक नई एप्लीकेशन भी बनाई हुई है, उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक नाम से। तो उस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लें। वहां पर आपको मॉक टेस्ट, कोर्सेज और सारी जानकारियां मिल जाती हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि नवंबर या अक्टूबर से आपके एग्जाम शुरू होने हैं दोस्तों। कनिष्ठ सहायक वाला एग्जाम अक्टूबर में, नवंबर में सचिवालय सुरक्षाकर्मी वाला सितंबर में होना है। तो आप सभी लोग उन एग्जाम की तैयारियां अच्छी तरीके से करते रहिए। उत्तराखंड के लिए पोस्टमार्टम क्लासेस देखते रहिए, हिंदी की भी देखते रहिए दोस्तों। और कुछ मैराथन क्लासेस मेरे द्वारा कराई गई है, उन्हें भी आप जरूर देख लें। एक कंप्लीट रिवीजन भी आपका उन वीडियोस को देख के हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। और आज का हमारा करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य द्वारा राज्य के कला, पर्यटन और संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो आप सभी लोगों को पता होगा, अभी हाल ही में दोस्तों इंडियन आइडल 12 के विजेता पवनदीप राजन, जिनका मूल संबंध है दोस्तों उत्तराखंड के चंपावत जनपद से, इन्हें ही कला, पर्यटन और संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? उत्तराखंड सरकार द्वारा। और उत्तराखंड सरकार के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा यह घोषणा की गई कि पवनदीप राजन को कला, पर्यटन और संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब यहां से दोस्तों आपका 3 प्रश्न बनते हैं कि उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य के कला या आर्ट सेक्शन का ब्रांड एम्बेसडर पवनदीप राजन, पर्यटन यानी कि टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर पवनदीप राजन, और संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर भी पवनदीप राजन को ही नियुक्त किया गया। तो कला, पर्यटन और संस्कृति, इन तीनों का ब्रांड एम्बेसडर पवनदीप राजन को नियुक्त किया गया है, जो कि उत्तराखंड के चंपावत जनपद के मूल निवासी हैं और हाल ही में इंडियन आइडल 12 के ये विजेता रहे हैं और एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन के रूप में इन्हें जाना जाता है। और उत्तराखंड के लोक गायक, या हम कह सकते हैं दोस्तों कि भारतीय स्तर पर लोक गायक के रूप में या एक गायक के रूप में एक विशिष्ट पहचान इन्होंने अपनी छोड़ी हुई है। कौन? पवनदीप राजन जी के द्वारा। अगला प्रश्न बढ़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, पहला वाला। अगला दूसरा क्वेश्चन है कि सचल न्यायालय वैन होगा दोस्तों, ठीक है। सचल न्यायालय वैन चलाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड या फिर दिल्ली? तो सचल न्यायालय वैन चलाने वाला उत्तराखंड दोस्तों हमारा देश का पहला राज्य बन गया है। क्या? सचल न्यायालय वैन चलाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। और नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश RS चौहान यानी कि राघवेंद्र सिंह चौहान द्वारा सचल न्यायालय वैन को हरी झंडी दिखाकर चलाया गया। और इसकी शुरुआत दोस्तों कब से की गई है? 15 अगस्त से इसकी शुरुआत की गई है। और वर्तमान में 5 सचल न्यायालय चलाए गए हैं, यानी कि 5 डिस्ट्रिक्ट्स में दोस्तों ये सचल न्यायालय वैन चलाई गई है। तो याद रखना दोस्तों, इसकी शुरुआत किसने की थी? उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश RS चौहान के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और उत्तराखंड हाईकोर्ट के वर्तमान में रजिस्ट्रार जनरल कौन है दोस्तों? वह है धनंजय चतुर्वेदी जी। कौन है? धनंजय चतुर्वेदी जी रजिस्ट्रार है। और उत्तराखंड हाईकोर्ट के वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है दोस्तों? वह है RS चौहान यानी कि राघवेंद्र सिंह चौहान जी। उत्तराखंड हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। कब दोस्तों? कौन से न्यायालय के रूप में? तो भारतीय गणतंत्र के यानी कि भारत के 20वें न्यायालय के रूप में उत्तराखंड हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। अभी पूरे भारत में कितने न्यायालय हैं दोस्तों? 25 न्यायालय हैं, 25 उच्च न्यायालय, सॉरी हाईकोर्ट कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, केंद्र सरकार द्वारा ग्रीन सिटी हेतु किस शहर को चुना गया है? तो केंद्र सरकार द्वारा ग्रीन सिटी हेतु दोस्तों हमारा देहरादून को चुना गया। किसको? देहरादून को चुना गया है। और देहरादून जनपद की स्थापना होती है कब दोस्तों? 1817 में। और उत्तराखंड राज्य की वर्तमान राजधानी कहें या उत्तराखंड राज्य की अस्थायी राजधानी कहें या उत्तराखंड राज्य की शीतकालीन राजधानी कहें, वो हमारा देहरादून में ही स्थित है। और उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ स्थित है? तो ग्रीष्मकालीन राजधानी स्थित है दोस्तों कहाँ पे? गैरसैंण में, जो कि कहाँ पड़ता है? चमोली जनपद में पड़ता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं,
हाल ही में उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों को कितना प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की घोषणा हुई है? तो हाल ही में दोस्तों आपको बताइए कि महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। तो उत्तराखंड राज्य के कर्मचारियों को दोस्तों 28%, कितना 28% महंगाई भत्ता देने की घोषणा हुई है। कितना 28%। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। और 1 सितंबर 2021 से दोस्तों ये हमारा राज्य कर्मचारियों हेतु जो महंगाई भत्ता है उसे 28% कर दिया जाएगा। पहले कितना था दोस्तों? ये 17% था। तो प्रश्न आपसे ये भी बन सकता है कि अभी महंगाई भत्ता कितना बढ़ाया गया है? तो 17 से 28 कर दिया, यानी कि दोस्तों कितना 11% की यहाँ पे बढ़ोतरी की गई है। और कब से लागू होगा? 1 सितंबर 2021 से लागू होगा। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों को कितना प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की घोषणा हुई है? 28%। पहले कितना था दोस्तों? 17% था और 1 सितंबर 2021 से लागू हो जाएगा। घोषणा किसने करी है? पुष्कर सिंह धामी जी की गवर्नमेंट, यानी कि धामी सरकार या बीजेपी सरकार ने करी हुई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तराखंड सरकार द्वारा टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? अब दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा है, क्योंकि आप लोगों ने इसी क्वेश्चन के परीक्षेप में कुछ समय पहले अमिताभ बच्चन जी का नाम भी सुना होगा, जो कि उत्तराखंड का प्रचार प्रसार करते हुए पाए गए थे। कुछ शो भी चलाए थे उन्होंने उत्तराखंड के लिए। तो अभी दोस्तों एक क्वेश्चन हाल ही क्या है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? पवनदीप राजन। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कला, पर्यटन एवं संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर किसको? पवनदीप राजन को बनाया गया है। तो पर्यटन यानी कि टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर भी पवनदीप राजन को ही बनाया गया है। लेकिन दोस्तों अगर पवनदीप राजन ऑप्शन में नहीं होता है तो आपको क्या करना है? अमिताभ बच्चन को सही करना है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तराखंड ने पर्यटन को बढ़ावा करने हेतु कुछ समय पहले अमिताभ बच्चन को भी ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया था उत्तराखंड पर्यटन का। तो पवनदीप राजन नहीं होगा ऑप्शन में, तो आप अमिताभ बच्चन को भी सही कर सकते हैं। अगला दोस्तों विराट कोहली के बारे में बात करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कुछ समय पहले, यानी कि 1-2 साल पहले शायद, कि विराट कोहली को भी उत्तराखंड में पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। किसको? विराट कोहली को भी कुछ समय पहले उत्तराखंड में पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो अभी लेटेस्ट पवनदीप राजन, ये ऑप्शन में नहीं तो अमिताभ बच्चन, ये दोनों ऑप्शन में नहीं तो आप विराट कोहली को भी सही कर सकते हैं। बाकी महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी जी, इनका मूल संबंध दोस्तों उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के लवाली नामक गाँव से माना जाता है। ये उत्तराखंड के कौन से मंत्री है? बाघ संरक्षण मंत्री, मंत्री जो बोल रहा हूँ, बाघ संरक्षण के ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। या हम कह सकते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी जी हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क हैं, या फिर बाघ संरक्षण या बाघों के संरक्षण शोध के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वो है महेंद्र सिंह धोनी जी। तो आंसर हो जाएगा क्या? अभी पवनदीप राजन। आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे कि उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पवनदीप राजन, अभी इससे पहले अमिताभ बच्चन थे और उससे पहले कौन थे? विराट कोहली भी थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड के किस स्थान से अंतरिक्ष एजेंसी नासा के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को दिखाया गया था? तो उत्तराखंड के दोस्तों देहरादून और नैनीताल, इन दोनों स्थानों से नासा के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को दिखाया गया था। कहां से? देहरादून से और नैनीताल, इन दोनों ही स्थानों से। और कब से कब तक दोस्तों? 22 से लेकर 27 अगस्त तक। 22 से लेकर के 27 अगस्त तक देहरादून और नैनीताल से नासा के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को दिखाया गया था। और सुबह के टाइम पे दिखाया जा रहा था, सुबह शायद 3 बजे से 5 बजे के बीच में, ऐसा कुछ टाइमिंग थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि देश के सबसे ऊंचे हर्बल गार्डन की स्थापना कहाँ की गई है? गरतांग, कसार देवी, लिपुलेख या फिर माणा। और ये प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, आपको आने वाले एग्जाम्स में जरूर ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो देश के सबसे ऊंचे हर्बल गार्डन की स्थापना की गई दोस्तों कहाँ पे? माणा, जिसे भारत का अंतिम गांव की संज्ञा दी जाती है, माणा गांव, जो कि भारत चीन बॉर्डर, इंडो या भारत तिब्बत बॉर्डर पर स्थित है। क्या है ये? माणा गांव, जिसे भारत के अंतिम गांव की संज्ञा दी जाती है। और यहीं पर देश के सबसे ऊंचे हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है, माणा गांव, चमोली में। तो देश के सबसे ऊंचे हर्बल गार्डन की स्थापना माणा गांव, चमोली। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है और भारत चीन बॉर्डर पर यह है, इसीलिए भी ये प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि उत्तराखंड के किस जनपद में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड के दोस्तों हरिद्वार जनपद में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम प्रोग्राम को या अभियान को जारी किया गया है या शुरू किया गया। कौन से जनपद में? हरिद्वार जनपद में। तो अभी ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि हम तुम या सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान किस सरकार ने शुरू किया हुआ है? तो उत्तराखंड के गवर्नर ने हरिद्वार हेतु ये सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, यह भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कि विश्व का पहला या प्रथम निशुल्क रेडियो फ्रीक्वेंसी वजाइना रिजुलेशन IFVR ट्रीटमेंट सेंटर कहां शुरू किया गया है? तो विश्व का प्रथम निशुल्क रेडियो फ्रीक्वेंसी वजाइना रिजुलेशन IFVR ट्रीटमेंट सेंटर दोस्तों एम्स
ऋषिकेश में शुरू किया गया। कहाँ पे? एम्स ऋषिकेश में, जो कि पड़ता है देहरादून जनपद में। तो जनपद पूछेगा तो देहरादून, और एग्जैक्टली लोकेशन पूछेगा तो क्या? ऋषिकेश। अच्छा प्रश्न है कि विश्व का पहला निःशुल्क रेडियो फ्रिक्वेंसी वजाइना रिजोल्यूशन IFVR ट्रीटमेंट सेंटर कहाँ शुरू किया गया है? ऋषिकेश देहरादून जनपद में शुरू किया गया है, एम्स ऋषिकेश के अंतर्गत। और एम्स ऋषिकेश की स्थापना कब हुई थी? 2012 में इसकी विधिवत रूप से दोस्तों स्थापना मानी जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न वो भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और अभी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। भारत और तिब्बत के मध्य प्राचीन समय में व्यापार हेतु गर्तांगली ब्रिज का प्रयोग किया जाता था। यह ब्रिज किस घाटी में स्थित है? तो अभी आपको बताइए कि गर्तांगली ब्रिज का दोबारा से दोस्तों उद्घाटन हो गया और ये ब्रिज कंप्लीटली बनके तैयार हो गया है और पर्यटन हेतु भी इसे ओपन कर दिया गया है। और प्राचीन समय में यही जो गर्तांगली ब्रिज था, यहाँ से दोस्तों हमारे उत्तराखंड और तिब्बत के मध्य में व्यापार होता था, जिसे हम कहते थे भोटा हुड़िया व्यापार या सौका व्यापार, सौका हुड़िया व्यापार भी हम इसे कहते थे, या भोटिया सौका व्यापार। तो यही जो हमारा गर्तांगली ब्रिज है, जिसका प्रयोग प्राचीन समय में व्यापार हेतु भारत और तिब्बत के मध्य में किया जाता था, जो कि 1962 में दोस्तों भारत चीन युद्ध के बाद में बंद कर दिया गया था। तो यह ब्रिज किस घाटी में स्थित है? तो यह ब्रिज है दोस्तों हमारा कहाँ पे? नेलांग घाटी। ये नेलांग घाटी कहाँ पड़ती है? उत्तर काशी जनपद में पड़ती है नेलांग घाटी। हरसिल के थोड़ा सा आगे को जाकर शायद हरसिल वैली के पास में ही पड़ती है नेलांग घाटी, और इसी नेलांग घाटी में गर्तांगली ब्रिज हमारा स्थित है, और जिससे प्राचीन समय में भारत और तिब्बत के बीच में व्यापार होता था। और अभी ये गर्तांगली ब्रिज पूरा कंप्लीटली बनके तैयार हो गया दोस्तों। लकड़ी का ये ब्रिज है, जिसे आप ये कह सकते हैं कि 11,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है, और इस गर्तांगली ब्रिज की कुल लंबाई है 136 मीटर। कितनी? 136 मीटर। और विशेष आकार का दोस्तों ये ब्रिज बनाया गया है, जो कि कंप्लीटली लकड़ी का बना हुआ है। और 2015 में इसे दोस्तों वैसे ओपन कर दिया गया था, लेकिन अभी कंप्लीटली ये बनके तैयार हुआ है। कब? 2021 अगस्त में। ठीक है, तो यहीं से आपको याद रखना है कि भारत और तिब्बत के मध्य प्राचीन समय में व्यापार हेतु गर्तांगली ब्रिज का प्रयोग किया जाता था। यह नेलांग घाटी में स्थित है। और कौन से जनपद में स्थित है पूछा जाएगा दोस्तों? तो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। कहां पे? उत्तरकाशी जनपद में यह स्थित है, और उत्तरकाशी घाटी की नेलांग घाटी में स्थित है। जादूंग घाटी का, यह भी उत्तरकाशी में। हर्सिल घाटी कहां स्थित है? यह भी उत्तरकाशी में। और माणा घाटी कहां स्थित है दोस्तों? यह चमोली में स्थित है। तो गर्तांगली ब्रिज याद रखना दोस्तों कहां पे? चमोली जनपद के नेलांग घाटी में बनाया गया है। 136 मीटर है, लकड़ी का पुल है। 1962 में ये बंद हो गया था, यहाँ से व्यापार भारत तिब्बत का, और ये पुल भी बंद हो गया था उसके बाद में। और अभी 2015 में इस पुल को दोबारा से ओपन किया गया है, और अभी 2021 में ही यह नया बनके तैयार हो गया है दोस्तों, और काफ़ी फेमस भी चल रहा है। पर्यटन हेतु, विकास हेतु भी इसे बनाया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि हाल ही में गजेंद्र जोशी जी को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया है। इनका संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है? तो अगर हम दोस्तों गजेंद्र जोशी जी की बात करें तो ये अभी इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर नियुक्त हुए हैं, और यह उत्तराखंड के चंपावत जनपद के लटौली गांव से संबंधित है। कहां पे? चंपावत जनपद के लटौली गांव से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत और तिब्बत के मध्य प्राचीन समय में व्यापार हेतु गर्तांगली ब्रिज का प्रयोग किया था। यह किस घाटी में स्थित है? ये तो मैंने आपको बता दिया, नीलांग घाटी में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन या हर्बल पार्क, या भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो चमोली जनपद में किया गया दोस्तों। ठीक है, चमोली जनपद के माणा गांव में। ठीक है, तो माणा आए ऑप्शन में या चमोली आए तो याद रखिएगा कि भारत का सबसे ऊंचे हर्बल पार्क या हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है, या कहाँ खोला गया है? सबसे ऊंचे हर्बल गार्डन की स्थापना कहाँ की गई है? हर्बल पार्क या हर्बल गार्डन की स्थापना कहाँ की गई है? चमोली जनपद के माणा गांव में की गई है। अच्छा और इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को हाल ही में देवभूमि रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो प्रश्न देखिए दोस्तों, यहां से बनता है कि देवभूमि रत्न सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्या? देवभूमि रत्न सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में सम्मान दिया जाता है। और अभी वर्तमान में उत्तराखंड के 10 शिक्षकों को दोस्तों देवभूमि रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। शैलेश मटियानी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये भी दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में ही दिया जाता है, और शिक्षकों को ही हमारा शैलेश मटियानी पुरस्कार भी दिया जाता है। तो प्रश्न बन सकता है कि देवभूमि रत्न सम्मान या पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न, वर्तमान में उत्तराखंड के चिकित्सा मंत्री कौन है? तो आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों, कौन? धन सिंह रावत जी वर्तमान में उत्तराखंड के चिकित्सा मंत्री है। और ये प्रश्न मैंने इसलिए यहाँ पे करंट अफेयर में डाला हुआ है क्योंकि अभी हाल ही में हमारा मंत्रिपरिषद चेंज हुआ है दोस्तों, जिसके लिए मैंने आपको एक नई वीडियो भी बनाई हुई है, करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। पुष्कर सिंह धामी जी एवं उनका मंत्रिमंडल कि किस मंत्री के पास में कौन कौन से विभाग है दोस्तों, क्योंकि बहुत उठक पटक हुई है, विभाग परिवर्तित हुए हैं,
पहले आपको बताइए कि उत्तराखंड की राजनीति में टीएसआर, पहले टीएसआर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे चौथी विधानसभा में, फिर बने हमारे तीरथ सिंह रावत जी दूसरे टीएसआर, और अभी पुष्कर सिंह धामी जी बन गए। तो विधायकों का या फिर हम कह सकते हैं कैबिनेट मंत्रियों का या उनके विभागों का बहुत ज्यादा पक्षांतरण देखने को मिला है, जिस कारण से एग्जाम में यह प्रश्न बन सकते हैं। तो वो आप वीडियो जरूर देख लीजिए, धामी जी का मंत्रिमंडल, जिसमें मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल कराया हुआ है, मंत्रियों के विभाग भी कराए हुए हैं, और वहां से आप इस प्रकार के प्रश्नों को टैकल कर पाएंगे। तो अभी वर्तमान में उत्तराखंड की चिकित्सा मंत्री कौन है? वह है धन सिंह रावत जी। अब यहीं से दोस्तों मैं आपसे वो प्रश्न पूछ रहा हूं कि पर्यटन मंत्री कौन है और परिवहन मंत्री कौन है, बाढ़ एवं सिंचाई उद्योग मंत्री कौन है, उच्च शिक्षा मंत्री कौन है, निम्न शिक्षा मंत्री कौन है, प्राविधिक शिक्षा मंत्री कौन है, ये सारे प्रश्नों के जवाब आपको दोस्तों मिल जाएंगे उस वीडियो में। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा उत्तराखंड के किस मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिए जाने की घोषणा की हुई है? आपको बताइए कि हर साल अलग अलग मेलों को राजकीय मेला दिए जाने की घोषणा हुई थी। तो अभी वर्तमान में हम बात करें 2021 की, तो वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा उत्तराखंड के किस मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिए जाने की घोषणा की हुई है? तो वह है दोस्तों हमारा कौन सा? बग्वाल मेला, जिसे हम दोस्तों किस नाम से? देवी धुरा मेला के नाम से भी जानते हैं, या इसी को हम दोस्तों आषाढ़ी कौतिक मेले के नाम से भी जानते हैं, आषाढ़ी कौतिक मेले के नाम से भी जानते हैं। इसी को दोस्तों हम पाषाण युद्ध मेले के नाम से भी जानते हैं। क्या? पाषाण युद्ध मेले के नाम से भी जानते हैं, जो कि चंपावत जनपद के देवीधुरा नामक स्थान पे लगता है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा उत्तराखंड के बग्वाल मेले को, या जिसे देवीधुरा मेला, आषाढ़ी कौतिक मेला, या फिर हम कह सकते हैं पाषाण युद्ध मेले के नाम से जाना जाता है, इसी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा राजकीय मेले का दर्जा दिए जाने की घोषणा की हुई है। तो अब आपको बताना है दोस्तों कि 2020 में किस मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिए जाने की घोषणा की हुई थी, और 2019 में किस मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिए जाने की घोषणा हुई थी। अब ये दर्जा दिया जाता है नहीं दिया जाता है तो दूर की बात है दोस्तों, लेकिन ये प्रश्न इंपोर्टेंट है। अब ये देवीधुरा मेला या बग्वाल मेला कब आयोजित होता है दोस्तों? रक्षाबंधन के दिन से ही आयोजित होता है। कहाँ पे, कहाँ से, कब से? रक्षाबंधन के दिन से भी, ठीक है। इसी कारण इस मेले को दोस्तों कभी कभी आषाढ़ी कौतिक मेले के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आषाढ़ माह के प्रथम दिन ये शुरू होता है। महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, चंपावत में ही लगता है। कुमाऊं का पहला आर्केड गार्डन कहां बनाया जाएगा या किस जनपद में बनाया जाएगा? अभी दोस्तों लोकेशन का चयन नहीं हुआ है कि कहां पर बनाया जाएगा, लेकिन कुमाऊं का पहला आर्केड गार्डन बनाया तो जाएगा, और बनाया जाएगा पिथौरागढ़ जनपद में। कहां पे बनाया जाएगा? पिथौरागढ़ जनपद में बनाया जाएगा कुमाऊं का पहला आर्केड गार्डन। अब दोस्तों कुमाऊं का पहला है तो प्रश्न ये बनता है कि उत्तराखंड का पहला आर्किड संरक्षण केंद्र या आर्किड संरक्षण गार्डन कहां बनाया गया था? तो उत्तराखंड का पहला पूछेगा या गढ़वाल का पहला पूछेगा। आर्किड गार्डन या आर्किड संरक्षण केंद्र बनाया गया था दोस्तों चमोली जनपद के गोपेश्वर में। ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। उत्तराखंड का पहला कहां पे? चमोली जनपद के गोपेश्वर में उत्तराखंड का पहला आर्किड गार्डन बनाया गया था, या फिर आप इसे कह सकते हैं दोस्तों क्या? आर्किड संरक्षण केंद्र। क्या? आर्किड संरक्षण केंद्र। उत्तराखंड का पहला कहां पे बनाया गया था? चमोली जनपद के गोपेश्वर में बनाया गया था, और गढ़वाल का भी पहला यहीं पे बनाया गया था। और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर भारत का पहला, क्या? उत्तर भारत का पहला आर्किड गार्डन कहां बनाया गया था, तो उसका आंसर भी कहां पे होगा दोस्तों? चमोली जनपद का गोपेश्वर ही होगा, और कुमाऊं का पिथौरागढ़ जनपद होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि उत्तर भारत का पहला, या फिर उत्तराखंड का पहला, या फिर गढ़वाल का पहला आर्किड संरक्षण केंद्र या आर्किड गार्डन कहां बनाया गया था? गोपेश्वर चमोली में बनाया गया था। ये बनाया गया था, अभी हाल ही में बनाया गया था दोस्तों, ये भी शायद जून लास्ट या जुलाई लास्ट के हमारी ये बात है, ठीक है। और कुमाऊं का पहला आर्किड संरक्षण केंद्र पिथौरागढ़ जनपद में बनाया जाएगा, और कहां पर बनाया जाएगा ये पता नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि उत्तराखंड में किसे गृह मंत्रालय द्वारा मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन अवार्ड देने की घोषणा की गई है? तो उत्तराखंड में दोस्तों, उत्तराखंड के एक हमारे प्रसिद्ध, मतलब अभी हाल ही में चर्चाओं में रहे हैं पुलिस ऑफिसर या इंस्पेक्टर, कौन? प्रदीप कुमार राणा जी। प्रदीप कुमार राणा जी को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। क्या? मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिंग अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है या किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो प्रदीप कुमार राणा जी को, और ये इंस्पेक्टर है। और अभी दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जनपद में एक महिला की हत्या मामले में इन्होंने दोषी को पकड़ा था और आजीवन कारावास की सजा दिलवाने में मदद की थी। इसी कारण इन्हें मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन अवार्ड देने की घोषणा की हुई है, क्योंकि वो केस काफी कॉम्प्लिकेटेड था और इस केस को उन्होंने काफी बखूबी तरीके से पूरा किया था, और बहुत फेमस ये केस भी था उस टाइम पे। तो प्रदीप कुमार राणा जी आपको ये याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों
2 जिलों में 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये उत्तराखंड बन गया। अब दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा, लेकिन एग्जाम न्यूज़पेपर में डायरेक्टली आया हुआ था, तो आप याद रखिएगा कि 2 जिलों में 100% टीकाकरण पूरा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? वो बना हुआ है उत्तराखंड। पूछा तो नहीं जाएगा वैसे, अगर पूछा जाता है तो आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 2020 का ट्रैक ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया था? तो 2020 में दोस्तों ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था कुश कल्याण बुग्याल को। कुश कल्याण को या कुश कल्याण ट्रैक को, कुश कल्याण ट्रैक। और कुश कल्याण बुग्याल का जो ट्रैक है दोस्तों, ये कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और उत्तरकाशी जनपद के डुंडा ब्लॉक में स्थित है कुश कल्याण ट्रैक को या कुश कल्याण बुग्याल ट्रैक को ट्रैक ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया था। ट्रैक ऑफ द ईयर 2020 कुश कल्याण बुग्याल को घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। इसी के साथ कुछ और ट्रैकों के बारे में बात कर लेते हैं। और ये ट्रैक ऑफ द ईयर जो हमारा कुश कल्याण ट्रैक है, ये उत्तरकाशी के डुंडा ब्लॉक में स्थित है। 2015 में ट्रैक ऑफ द ईयर देहारा बुग्याल को घोषित किया गया था, देहारा ट्रैक को। 2016 में ट्रैक ऑफ द ईयर ब्राह्मी ताल ट्रैक को घोषित किया गया था। 2017 में ट्रैक ऑफ द ईयर द्रोणगिरी पर्वत को तय किया गया था, घोषित किया गया था। 2018 में ट्रैक ऑफ द ईयर दोस्तों नामिक ग्लेशियर ट्रैक को घोषित किया गया था। और 2019 में ट्रैक ऑफ द ईयर जखौल देव केआर बुग्याल या केआर बुग्याल को या इसके ट्रैक को घोषित किया गया था। तो याद रखना दोस्तों 2020 का ट्रैक ऑफ द ईयर किसे? कुश कल्याण बुग्याल। कुश कल्याण बुग्याल या कुश कल्याण बुग्याल ट्रैक उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अब आपसे प्रश्न है कि देहारा ट्रैक कौन से जनपद में स्थित है? ब्राह्मी ताल ट्रैक कौन से जनपद में स्थित है? द्रोणगिरी पर्वत ट्रैक कौन से जनपद में स्थित है? नामिक ग्लेशियर ट्रैक कौन से जनपद में स्थित है? और जखौल देव केआर बुग्याल ट्रैक कौन से जनपद में स्थित है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इससे पहले की वीडियोज में आपको बहुत बार ये प्रश्न बता चुका हूं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला और इस वीडियो का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि हाल ही में किसके द्वारा यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस चोटी फतह की गई थी? तो हाल ही में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों माउंट एल्ब्रुस चोटी फतह की थी किसने? शीतल राज ने। किसने? शीतल राज ने, जिनका संबंध पिथौरागढ़ जनपद से है। ठीक है, जिनका संबंध कहाँ से है? पिथौरागढ़ जनपद से है। और हाल ही में इन्होंने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस फतेह की थी। तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट एल्ब्रुस है, जो कि शीतल राज ने फतेह की। और ये शीतल राज का संबंध किस क्षेत्र से? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पर्वतारोहण से हमारा शीतल राज का संबंध है। और कौन से जनपद से संबंधित है? पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित है। इसी के साथ साथ दोस्तों शीतल राज जी के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा कि सबसे कम उम्र में कंचनजंगा और माँ अन्नपूर्णा चोटी फतेह करने वाली महिला कौन थी? तो वो थी हमारी शीतल राज जी। क्या सबसे कम उम्र में कंचनजंगा और मां अन्नपूर्णा चोटी फतेह करने वाली महिला कौन थी? वो थी हमारी शीतल राज जी, जिनका संबंध पिथौरागढ़ जनपद से है। और इन्होंने अभी हाल ही में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस चोटी भी फतेह की हुई है। अगला और दोस्तों आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन ये है, क्योंकि अगली वीडियो में हम इससे आगे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि बुग्याल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई, 16 अगस्त, 19 अगस्त या फिर 26 अगस्त? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिएगा। बाकी दोस्तों जल्द ही इसका पार्ट 2 भी आ जाएगा और पार्ट 2 में हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी है रहेंगे उनके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट्स जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।